बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सॉरी, ये लास्ट वीडियो और ऑटो कोरिलेशन और मल्टी कोलिनियरिटी से रिलेटेड जो वीडियो थी इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा। एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल ड्यू टू वेदर कंडीशन, फ्लू, कफ एंड फीवर। एनी हाउ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका थैंक्स करता चलूँ जिन्होंने इकोनोमेट्रिक्स की ये शॉर्ट सी वीडियोस 10 to 12 मिनट्स की 5 वीडियोस को लाइक किया, वॉच किया, सब्सक्राइब किया चैनल को और आगे शेयर किया। आप सबका थैंक यू टू इनकरेज मी, और स्पेशली थैंक्स टू माय रिस्पेक्टेड टीचर सर यासिर करीम साहब। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कोरिलेशन को। व्हाट इज़ ऑटो कोरिलेशन? जी, the autocorrelation refers to the case in which the errors term in one time period, time period correlated with the error term in the other time period. हमारे पास अगर एक टाइम पीरियड की ऑटो कोरिलेशन, एक टाइम पीरियड का एरर टर्म का रिलेशनशिप हो दूसरे टाइम पीरियड के म्यू के साथ, एरर टर्म के साथ, तो वो हमारे पास ऑटो कोरिलेशन कहलाता है। गुजराती की बुक इकोनोमेट्रिक्स के हवाले से बड़ी फेमस है। उसमें एक डेफिनेशन लिखी है, कोरिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑर्डर्ड इन टाइम एज इन केस ऑफ टाइम सीरीज डाटा, और स्पेस एज इन केस ऑफ क्रॉस सेक्शनल डाटा। एक और डेफिनेशन है, वो भी देख लेते हैं। ऑटो कोरिलेशन रेफर्स टू द केस इन विच द एरर्स टर्म इन वन टाइम पीरियड इज कोरिलेटेड विद द अदर टाइम with the error term in any other time period. Two or more than two successive values of mu, इनके दरमियान अगर रिलेशनशिप हो उसको हम ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। ओके, जबकि ये एक प्रॉब्लम है। हमने पढ़ा था कि म्यू की असम्पशंस जो हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। इट्स अ बिटर ट्रूथ कि ये होता है। अब होता है तो इसका हमने फिर देखना है कि इसकी वजूहात क्या है, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और इनकी डिटेक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद इनके सोल्यूशन क्या है, इसकी रेमेडियल मेजर्स क्या है। जी, सबसे पहले हम एक और चीज़ देख लें। ऑटो कोरिलेशन में पता लग गया द रिलेशनशिप बिटवीन, ये होना क्या चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ म्यू शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नहीं होता तो ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। सो वो पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटो कोरिलेशन और सीरियल कोरिलेशन। सीरियल कोरिलेशन क्या होता है, याद रख लें, सेम वही डेफिनेशन है, बट इन ऑटो कोरिलेशन वी डिस्कस द सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एरर टर्म, म्यू आई, म्यू जे, म्यू के का आपस में कोवेरियंस, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री का आपस में कोवेरियंस एंड सो ऑन। जबकि सीरियल कोरिलेशन में we study the correlation between two time series, okay, two different values of error term with two different error terms, random terms, stochastic variables. Suppose जैसे म्यूज एंड वीज, म्यू एक अलग एरर टर्म है, वीज एक अलग, वी एक अलग एरर टर्म है। इन दोनों का कोरिलेशन अगर होगा तो इसको हम सीरियल कोरिलेशन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन में कोई एक आधा एमसीक्यूज में भी वो पूछ ले, इसलिए ये बताना एक लाइन की डेफिनेशन ये ज़रूरी था। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव वैल्यूज। ओके, सो अब हमारे पास ये देख लें ये होता कैसे है। एक इक्वेशन है, म्यू टी इज इक्वल टू रो म्यू टी माइनस वन, म्यू टी इज इक्वल टू रो म्यू टी माइनस वन। इसमें म्यू टी हमारे पास क्या है, म्यू टी इज द एरर टर्म म्यू टी। रो हमारे पास क्या है, रो हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन को जो डिनोट करते हैं वो हम म्यू से, सॉरी, रो से करते हैं, आर एच ओ लिखते हैं इसको, रो, ये रो इज इक्वल टू आर एच ओ। ओके, रो शोज द कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। सो
म्यू टी इज इक्वल टू रो म्यू टी माइनस वन, म्यू टी माइनस वन इस म्यू टी की लैग वैल्यूज है, जमा वी टी हमारे पास एक नई एरर टर्म है, रैंडम टर्म है। लेकिन एक बात याद रखें, वी टी fulfills all the assumptions that should be fulfilled by any random term or error term। VT जो है सारी वही assumptions फॉलो करता है जो म्यू करता है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में assumptions पढ़ी थी OLS एस्टिमेटर्स की, म्यू की, रैंडम टर्म की, आई थिंक 11-12 assumptions थी। जो म्यूज के लिए कंडीशंस है वही वीज के लिए है। ओके, सो इस इक्वेशन को म्यू टी इज इक्वल टू रो म्यू टी माइनस वन जमा वी टी, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम। ओके, अच्छा अब सपोज कर लें इस इक्वेशन में रो हमारे पास जीरो हो जाए, रो हमारे पास जीरो हो गया, ये पूरी टर्म ही हमारे पास जीरो हो गई, तो बाकी हमारे पास म्यू टी इज इक्वल टू वी टी। इसका मतलब है देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, क्योंकि म्यू टी माइनस वन तो जीरो हो गया। और ऑटो कोरिलेशन क्या होता है? रिलेशनशिप और कोवेरियंस और कोरिलेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ एरर टर्म। जैसा कि म्यू टी माइनस वन जीरो हो चुका है, तो दो सक्सेसिव वैल्यूज के दरमियान तो नहीं है, ये तो म्यू टी और वी टी है, इसलिए नो ऑटो कोरिलेशन होगा। ओके, अब ऑटो कोरिलेशन आने की रीजंस क्या होती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, ये मैं मेन सिर्फ ये हेडिंग्स बोलूँगा। वो ये पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ देम इज द मेन रीजन ऑफ फॉर ऑटो कोरिलेशन। ये आपको पता होना चाहिए। इसके डिटेल में जाना चाहें तो आप गुजराती या कोर्सेनिस की बुक्स देख सकते हैं जी। फर्स्ट रीज़न है इनर्शिया, स्लगिशनेस, सुस्त रवि, इसको उर्दू में बोलते हैं। जमूद का शिकार हो जाती है आपकी इकोनॉमी, उसकी वजह से आपके पास ऑटो कोरिलेशन आ जाता है, यानी कि आपके पास इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। ओके, द सेकंड थिंग इज ओमिटेड एक्स। एक्स मैंने लिखा है शॉर्ट में, ये आना चाहिए था एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, क्योंकि हम इकोनॉमी या रिग्रेशन इक्वेशन में एक्स वेरिएबल्स को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को ओमिट कर देते हैं। उस वजह से आता है मिस स्पेसिफिकेशन की वजह से नॉन लीनियर। मिस स्पेसिफिकेशन मीन्स हम नॉन लीनियर इक्वेशन यूज़ करते हैं, जिस वजह से ऑटो कोरिलेशन आ जाता है। लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज। सो द फोर्थ रीजन इज स्पेसिफिकेशन बायस। So these were the reasons of autocorrelation। लेकिन एक बात यहाँ याद रखनी है, म्यू टी एरर टर्म का एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर हो। ये हमने OLS के अजम्पशंस में भी पढ़ा था, जो स्टार्ट में थी कि म्यू की स्टोकेस्टिक टर्म की अजम्पशंस के, उसमें भी था कि मीन वैल्यू और द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एरर टर्म विल बी इक्वल टू जीरो। सो इन ऑटोकोरिलेशन वी सी दैट ई ऑफ म्यू टी इज इक्वल टू जीरो। या हमने सिर्फ ये इक्वेशन देखनी है। ओके, अगर फुल कोर्स इकानों का करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें फिर एक शॉर्ट सा थ्योरम होता है जिसमें ये प्रूव करते हैं कि ई ऑफ म्यू टी इज इक्वल टू जीरो। सॉरी जी, नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएंस ऑफ म्यू टी। वेरिएंस ऑफ म्यू टी का फार्मूला होता है सिग्मा स्केयर वी ओवर वन माइनस रो स्केयर। खैर ये आमतौर पर फार्मूला इस लेवल पे नहीं पूछेगा, ना वो पूछे मतलब इसके चांस बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी आए तो मैंने लिख दिया जी। नेक्स्ट कि अगर हमारे पास ऑटो कोरिलेशन हो तो हमें कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्या नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। ओके, हमारे पास अगर कॉन्सिक्वेंसेस हो ऑटो कोरिलेशन के एक मिनट थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूं, सॉरी कि आपको रीजंस जो हैं वो प्रॉपरली दिखाई नहीं दी जी। स्टूडेंट्स, ये दीज वर द रीजन दैट आई टोल्ड यू 1 or 2 minutes ago। ओके, अब हमें क्या नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। पहला नतीजा तो हमें भुगतना पड़ेगा कि एस्टिमेटर्स आर स्टिल अनबायस्ड। अगर ये हमने हेट्रो वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में भी था कि ऑटो होने से, हेट्रो होने से अनबायसनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एस्टिमेटर स्टिल विल बी अनबायस्ड इफ़ दे आर ऑलरेडी अनबायस्ड। अगर वो पहले ही अनबायस्ड हैं तो उनकी अनबायसनेस ख़त्म नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक और, हाँ जी, एक और हमारे पास क्या है
कि ऑटो कोरिलेशन का एक सबसे बड़ा मसला होगा कि वेरिएंस हाई हो जाएगा। जब वेरिएंस हाई होगा तो नो ब्लू होगा। ब्लू क्या होता है? बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर मींस हाई वेरिएंस नहीं है, लेकिन जब हाई वेरिएंस आ गया तो ऑब्वियसली ब्लू नहीं है। वेरिएंस हाई है तो इनएफिशिएंट प्रिडिक्शन हो जाएगी, और जब इनएफिशिएंट प्रिडिक्शन है, वेरिएंस हाई है, तो हमारे पास एफ और टी टेस्ट भी इनवैलिड हो जाएंगे। ये इसके हमें नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। अब हमने डिटेक्ट कैसे करना है? सिंपल से इसके 2-3 टेस्ट हैं, रन्स टेस्ट, गेरी टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये आपसे पूछ सकता है फॉर एग्जांपल कि रन्स टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑटो हेट्रो मल्टी नन। तो रन्स टेस्ट, गेरी टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज होते हैं किस लिए? ऑटो कोरिलेशन की डिटेक्शन के लिए। द नेक्स्ट टेस्ट इज ये हमारे पास ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, और डर्बन वाटसन, ये वेरी फेमस टेस्ट है इसका ऑटो कोरिलेशन का। डर्बन वाटसन ने जी डर्बन और जे वाटसन, कुछ ऐसा इनके नाम थे कंप्लीट। इन्होंने एक ऑटो कोरिलेशन की डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया। पहले इन्होंने एक अपनी स्टैटिस्टिक्स, एक अपना टेबल, डी स्टैटिस्टिक्स, डी टेबल, डी टेस्ट यूज़ किया। वो आप किसी भी इकानों की बुक में जिसमें सारे टेबल्स भी हों, आखिर में वहाँ पे डी स्टैटिस्टिक का टेबल्स भी देख सकते हैं। ओके, इन्होंने फार्मूला दिए थे डी इज इक्वल टू सम ऑफ ई टी माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर सम ऑफ ई स्क्वायर टी। ई स्क्वायर टी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एरर टर्म है। ये एरर टर्म कैसे हम निकालते हैं? हमने आर स्क्वायर में देखा था कि हमारे पास जी आर ई हमारे पास निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ ई स्क्वायर निकालने का, सम ऑफ ई स्क्वायर सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ ई स्क्वायर निकालने का। जी, ये हमारे पास सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर, ये हमारे पास ई स्क्वायर निकालने का फार्मूला है। ओके, सो ये डर्बन वाटसन ने फार्मूला बताया सम ऑफ ई टी माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर सम ऑफ ई स्क्वायर टी। लेकिन डर्बन वाटसन ने एक रेंज बता दी कि डी स्टैटिस्टिक्स विल बी बिटवीन 0 एंड 4। 0 और 4 के दरमियान होगा, 0 से कम और 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें हैं, डी और रो। ओके, डी और रो, ये दोनों ऑटो कोरिलेशन को हमारे पास इस पे एक्सप्लेन करेंगे। और ये कैसे करेंगे? एक मैं डायग्राम बनाई है छोटी, ये देख लें, ये डायग्राम हमने बनाई है, ये डर्बन वाटसन की डायग्राम है। यहाँ पे उसने डी लिया हुआ है, ये दो एक इसने बार्स बनाए थे। ओके, इन दोनों बार्स के दरमियान नो ऑटो कोरिलेशन, इसके लेफ्ट पे पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन होगी अगर वैल्यू आती है, और एक्सट्रीम राइट पर भी पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन आएगी। लेकिन इसके टेबल के लिए देख लें डी एल डी यू, यहाँ पे डी एल और डी यू की वैल्यू 4 माइनस डी एल 4 माइनस डी यू। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम वैसे मैंने आपको उस बहुत सी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस में होती हैं स्टूडेंट्स के, जब वो सामने आती हैं तो वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाते हैं, उनको रिमाइंड करवाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई। तो अच्छा, अब ये जो दो बार्स हैं ना, अगर कोई वैल्यू हमारे पास सपोज करें डी एल हमारे पास 1.7 और ये 1.9 है, अगर 1.8 वैल्यू आ गई इन दोनों के दरमियान, ऑब्वियसली इस बार में आई है, तो इस बार्स में अगर कोई वैल्यू लाई करे तो ये हमारे पास इनकन्क्लूसिव रीजन होगा। ये इसकी एक शॉर्टकमिंग भी है डर्बन वाटसन की कि इफ़ आवर वैल्यू लाई इन इनकन्क्लूसिव रीजन, तो हमें श्योर नहीं होता कि ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, वी आर नॉट श्योर कि क्या है। ये एक इसकी शॉर्टकमिंग भी है। ओके, देखें, ये एक मैंने एक स्केल बनाया है ये आपको समझाने के लिए। जैसे एक स्केल होता है ना, स्केल में दरमियान में वैल्यू होती है 0, दरमियान में वैल्यू होती है 0, इस साइड पे वैल्यू होती है माइनस में, इस साइड पे होती है प्लस में। लाइकवाइज डी हमारे पास है 0 to 4, जैसे हमने अभी पढ़ा डर्बन वाटसन की 0 to 4 है, ठीक है। तो दरमियान में 0 और 4 का मिड क्या है? 2, ये 2 है। अब 2 के लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे 4 है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर डी हमारे पास 0 है, डी 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है।
अब हमारे पास डी और रो का वो रिलेशन भी पूछ सकता है कि अगर हमारे पास डी 0 है तो रो क्या होगी, रो +1। अगर डी 4 है तो रो -1 होगी। ओके, ये हमारे पास कुछ डर्बन वाटसन की डिटेक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें थी। आगे इसका सलूशन है, जाहिर बात हमें पता लग गया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और अब इसका हमने सलूशन भी लेके जाना है। सलूशन कैसे होगा वो हम देखते हैं अभी। जी, इसके सलूशन के लिए एक मेन हमारे पास जो टेस्ट है वो है कोचरेन ऑर्केस्ट्रेटिव। नाम से ही बड़ा औखा सा टेस्ट लगता है ये, कोचरेन ऑर्केस्ट्रेटिव टेस्ट है। लेकिन कोचरेन ऑर्केस्ट्रेटिव टेस्ट वो पूछ सकता है कि वी कैन रिमूव, आगे स्पेस दे सकता है ऑप्शन में, ऑटो हेट्रो मल्टी, वी कैन रिमूव स्पेस by using the Cochrane orchestrative, we can remove auto correlation by using the method of Cochrane orchestrative। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर है इसका। सिंपल आपको समझाना है यहाँ ये है कि इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सिंपल ये याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, क्या होती है, क्यों करते हैं या कैसे करते हैं, ये आगे फर्दर बहुत बड़ी मैथमेटिकल डेरिवेशन है जिसमें हमने अभी नहीं जाना। इट्स ऑल अबाउट द ऑटो कोरिलेशन। नाउ we go for multicollinearity, one of the last but not least topic of econometrics, multicollinearity। जी, अगेन हमने ये देखा, ये डिस्कस किया कि assumptions फुलफिल होती रहेंगी, एक एक चैप्टर ख़त्म होता रहेगा। एक और assumption थी हमारे पास OLS एस्टिमेटर्स, OLS रेशन मॉडल में कि देयर शुड बी नो कोरिलेशन अमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो होते हैं x1 x2 x3 या कोई भी हो सकते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखी है x की, इनके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। अब होता है तो क्या करें, अब होता है तो वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। सपोज करें हमारे पास डिमांड फंक्शन है क्यू डी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी नॉट, फैशन, वेदर, टेस्ट, इनकम एंड सो ऑन। बहुत सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप नहीं होता? एक चीज़ की प्राइस और सब्सिट्यूट की प्राइस के दरमियान रिलेशनशिप होता है, फैशन का प्राइस से होता है, वेदर का, टेस्ट का, इनकम का, इन सारी चीज़ों का प्राइस के साथ कोई रिलेशन होता है ना। ये होना ये प्रॉब्लम है, लेकिन इन एक्चुअल लाइफ ऐसा होता है। ठीक है, और अगर ये होगा तो उसको हम कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होगा तो मल्टी कोलिनियरिटी होगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमंग सम और ऑल एक्स यानी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ओके, ये हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी होगी। और अगर हमारे पास रिलेशनशिप नहीं होगा तो इसके ऑपोजिट होगा, यानी कि नो कोरिलेशन, तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल सिचुएशन। जी, ये मुझे नहीं याद, किसी एक आधी बुक में मैंने ये पढ़ा था, कोर्स यानी गुजराती में, शायद दूसरी में मेरी नज़र से नहीं गुजरा होगा, ऑब्वियसली लिखा तो होगा, इतने सीनियर और फेमस बुक्स हैं ये। लेकिन यह कि लोकल बहुत सी बुक्स में इस चीज़ को इग्नोर किया गया, ख़ास तौर पे डोगर वगैरह की या किसी और जो बुक में, जहाँ ये हनी की जो लोकल बुक्स पढ़ते हैं लोग, उसमें ऑर्थोगोनल सिचुएशन नहीं है। तो अगर स्टूडेंट के पास सवाल आ जाए व्हाट इज़ ऑर्थोगोनल सिचुएशन, द अनकोरिलेशन बिटवीन और अमंग the explanatory variables, this situation is called orthogonal situation। Okay, it's all about the introduction of multicollinearity। now we go for reasons। वही बहुत सारी reasons हैं, वही again हेट्रो ऑटो वाली एंड सो ऑन। इसमें एक मेन रीज़न है लैग्स। लैग वैल्यू की वजह से, लैग ऑलमोस्ट हमने भी पहले नहीं पढ़ा, तो लैग की वजह से हमारे पास क्या आती है जी, लैग हमारे पास ऑटो में भी था और मल्टी में भी है। लैग्स की वजह से हमारे पास मल्टीकोलिनियरिटी का जो प्रॉब्लम है ये अराइज होता है। ओके स्टूडेंट्स, जी अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या हमें फेस करने पड़ सकते हैं इसमें सॉरी जी, रीजंस हमने देख ली। ये बाकी रीज़न वो ये थ्योरेटिकल नहीं है, आप किसी बुक से देख सकते हैं, क्योंकि
ये मैंने थोड़ा सा वीडियो लेंथी करनी है क्योंकि लास्ट वीडियो है, होपफुली इसके बाद कोई चीज़ मिसिंग नहीं रह जाएगी। मेरे एंड पे फिर भी कोई हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और या कमेंट्स भी कर सकते हैं। खैर, कॉन्सिक्वेंसेज अगर मल्टीकोलिनियरिटी हो तो हमें कौन से नतीजे भुगतना पड़ सकते हैं, व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज वी हैव टू फेस इन केस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। द फर्स्ट वन इज एक्स इनडिटर्मिनेट, यानी कि जो हमारे पास जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है ना, उनके जो हमारे पास होंगे एस्टिमेटर्स, वो इनडिटर्मिनेट होते हैं। इनडिटर्मिनेट मीन्स 0/0, उनका आखिर में आंसर जो है ना वो 0/0 आ जाता है। मतलब क्या है कि कोई आंसर ही नहीं निकलता। 0/0 मैथ्स में कोई सोल्यूशन नहीं होता, आप जाके कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे वो मैथ एरर दे देगा, इसका मतलब इनडिटर्मिनेट सिचुएशन होती है। वन कॉन्सिक्वेंस। द सेकंड इज स्टैंडर्ड एरर इनफिनाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेरिएंस का फार्मूला जब आप अप्लाई करते हैं इस पे, तो न्यूमरेटर में जो भी आपके पास वैल्यू हो, जबकि डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाए तो समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आपके पास वेरिएंस इन्फिनिटी आया तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड एरर भी इन्फिनिटी आएगा। और स्टैंडर्ड एरर और वेरिएंस इन्फिनिटी आया क्यों है? क्योंकि हाई वेरिएंस था, हाई स्टैंडर्ड एरर था। और ये क्यों था? क्योंकि हाई आर स्केयर था और टी रेशियोज इनसिग्निफिकेंट है। अगेन वही सारी स्टोरी, वही सारी कहानियाँ। और फॉल्स हाइपोथेसिस, ये HYP हाइपोथेसिस की मैंने वो शॉर्ट फॉर्म लिखी है। फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की रेशियो आपके पास इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब सारी चीज़ें ही आपके पास जा रही, आउट ऑफ द वे जा रही हो। ओके, ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, डिटेक्शन, सॉरी नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट जी। डिटेक्शन इसमें कैसे होती है? डिटेक्शन के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, वो हम देखते हैं जी। डिटेक्शन के लिए हमारे पास मेजरली एक टेस्ट है, फ्रॉड ग्लोबर टेस्ट इसको बोलते हैं। और इस फ्रॉड ग्लोबर एक ही टेस्ट के अंदर जो लोग मेरे से ये इकानों में ये करते थे, उन बेचारों स्टूडेंट्स की बस हो जाती थी, क्योंकि एक ही टेस्ट के आगे के अंदर आपने फर्दर 3 टेस्ट करने हैं, जिसमें काई स्क्वायर टेस्ट है, एफ टेस्ट है और टी स्टैटिस्टिक्स टेस्ट है। ठीक है, काई स्क्वायर हम क्यों यूज करते हैं? काई स्क्वायर इज यूज टू चेक द सेवेरिटी ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, सिंपल इतना याद रखना है। ठीक है, और एफ टेस्ट क्यों यूज करते हैं? विच वेरिएबल आर मल्टीकोलिनियरिटी। एक इक्वेशन में जी, इसमें हमने ये देखना है कि काई स्क्वायर में हमने देख लिया कि हम मल्टीकोलिनियरिटी की सेवेरिटी चेक करते हैं। सॉरी, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी। खैर, सेकंड टेस्ट वी यूज एफ टेस्ट। एफ टेस्ट में हम क्या करते हैं? एफ टेस्ट में हमने देखना होता है कि विच वेरिएबल आर मल्टीकोलिनियरिटी। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं कि क्वेश्चन में, जैसे मैंने डिमांड फंक्शन की क्वेश्चन दी, अब एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो कौन से 2 वेरिएबल्स के दरमियान हाई कोलिनियरिटी है, वो हम एफ टेस्ट में चेक करते हैं। एंड द लास्ट इज टी टेस्ट। टी टेस्ट में हम पैटर्न चेक करते हैं कि मल्टीकोलिनियरिटी का पैटर्न क्या है जी। दीज वर डिफरेंट टेस्ट टू डिटेक्ट द मल्टीकोलिनियरिटी जी। ये मैंने जो लेफ्ट साइड पे ऑटो कोरिलेशन का पोर्शन था वो मैंने इरेज करके मैंने ये लिखा है, मल्टीकोलिनियरिटी को रिमूव कैसे किया जाता है, उसके रेमेडियल मेजर्स क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। सॉरी, मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा क्योंकि कैमरा अगर एक दफ़ा ऑफ हो जाए तो फिर नई वीडियो स्टार्ट करनी पड़ती है। और इसके लिए अब एक बात याद रखें कि अगर हम क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज डाटा को कंबाइन करें तो मल्टीकोलिनियरिटी कैन बी रिमूव। सैम्पल साइज को इंक्रीज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अगेन डिस्कस करता हूँ। एक एडिशनल इक्वेशन हम यूज़ कर लें जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वेरिएबल, उसको आप न्यू इक्वेशन में लिख लें। ये हम इकानों के एक आखिरी ऑप्शन को चैप्टर्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन और सिमल्टेनियस इक्वेशन, उसमें यही मेथड यूज़ करते हैं। इसके अलावा फैक्टर एनालिसिस है, रिच रिग्रेशन है और प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए मल्टीकोलिनियरिटी को रिमूव किया जा सकता है। ओके, अब मैं कुछ 2-3 बातें हैं वो मिसिंग अभी तक चल रही हैं, वो मैंने लास्ट में ही करनी थी, वो मैं एक्सप्लेन करता चलूँ आप लोगों को। ओके, द लास्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू माय डियर्स के इकोनोमेट्रिक्स में सारी बीमारियों की जड़ जो है ना, मेरे मुताबिक, और बीइंग अ ह्यूमन आई आल्सो कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरे मुताबिक तमाम बीमारियों की जो जड़ है ना वो ये सैम्पल साइज है। पता है आपको, अगर आपने हेट्रो ऑटो और मल्टी का प्रॉब्लम इरेज करना है ना, तो आपको
इसका एक मेन सोल्यूशन है, सैंपल साइज हाई होगा, मैक्सिमम सैंपल साइज लें, वेरिएशन लो होगी, सैंपल साइज ज़्यादा होने से वेरिएशन कम होगी। ये देख लें, कम का साइन मैंने डाला हुआ है। एक चेन बनाया करें, हर चीज़ को स्टडी करते माइक्रो मैक्रो इकोनो में चेन बनती है एक, ओके। वो चेन से चीज़ें याद रहती हैं। मैं हर स्टूडेंट को इकोनो में खासतौर पर ये चेन लाजमी बताता था ताकि इजी हो जाए। सैंपल साइज ज़्यादा होगा, वेरिएशन कम होगी, वेरिएशन कम होने से वेरिएंस कम होगा, वेरिएंस कम होगा तो स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कम होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल कम होगा तो टी और एफ टेस्ट वैलिड होंगे, और नो हेट्रो होगा, नो मल्टी होगा, नो ऑटो होगा, और प्रिडिक्शन वुड बी एफिशिएंट। इसका मतलब अगर सैंपल साइज कम हो जाए तो हाई वेरिएशन, हाई वेरिएंस, हाई स्टैंड, ये हाई वो उर्दू वाला नहीं है, हे लिफा और हमजा बड़ी, ये वो वाला हाई नहीं, ये HIGH वाला हाई है, ठीक है। वो हाई दूसरा ना समझिए। वैसे वो इस अगर सैंपल साइज कम हो तो वो वाला हाई वो ज़्यादा वैलिड होता है ना, क्योंकि उस हाई का मतलब है कि ये सारे प्रॉब्लम्स आते ही सैंपल साइज की वजह से हैं। अगर सैंपल साइज कम है तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी, विल बी हाई, वेरिएंस विल बी हाई, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल विल आल्सो बी हायर वैल्यूज, एंड टी एंड एफ टेस्ट विल बी इनवैलिड, हेट्रो भी होगा आपके पास, देयर विल बी मल्टी ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम्स, एंड द प्रेडिक्शन विल बी इनएफिशिएंट। सो मैंने अपनी हद तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनके मेन थीम और बेसिक्स मैंने कवर करवाने की कोशिश की। होपफुली ये 5 वीडियोस में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर तो नहीं हो सकता था, फिर भी आई ट्राइड माय बेस्ट कि हो सके। अगेन आप सबका थैंक्स, और दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और सी यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू who are going to appear in their PPSC exams of lectureship, ठीक है। अब लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बताता चलो, स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, उसके लिए मैं 10 से 15 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा, वो देखना मत भूलें, क्योंकि स्टेट्स से भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और मीन मीडियन मॉड, इंडेक्स नंबर, सैम्पल साइज, द मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कौन कौन सी टेक्निक्स होते हैं, इसके सारों के बेसिक्स के लिए मैं 1 या 2 लेक्चर 10-10 मिनट के वो लाजमी वो भी अपलोड करूँगा। होपफुली विद इन 2 और 3 days आप लोग लाजमी उसको देखें। होपफुली दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।